हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। बढ़िया सब। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा ऋग्वैदिक कालीन। क्या रहेगा? ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो आज का टॉपिक क्या है? ऋग्वैदिक कालीन। आज का टॉपिक क्या रहेगा? ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ठीक है। अब इसे पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि जो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के विषय में जो जानकारी हमें प्राप्त होगी वो ऋग्वेद से प्राप्त होगी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। तो इन सभी की जो जानकारी है वो किससे मिलेगी? ऋग्वेद से मिलेगी। ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर बांट कर पढ़ेंगे, जिससे पढ़ने में और याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में हम उसके स्वरूप के बारे में। किसके बारे में? स्वरूप के बारे में। दूसरे नंबर पर देखेंगे उसमें जो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन है उसमें राजा किस प्रकार से चुना जाता था, राजा का राज्याभिषेक होता था कि नहीं, इन चीजों के बारे में। फिर उसके बाद में देखेंगे जो कबीलाई संस्थाएं थी ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कबीलाई संस्थाएं थी जैसे सभा, समिति, सभा समिति और विदत। ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक कालीन जो है कबीलाई संस्थाएं थी, सभा समिति और विदत। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाई की। किसकी? प्रशासनिक इकाई की। उसके बाद देखेंगे हम प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। फिर न्याय प्रशासन की बात करेंगे, तो न्यायिक प्रशासन की बात करेंगे। न्यायिक प्रशासन। उसके बाद हम देखेंगे न्यायिक प्रशासन। उसके बाद देखेंगे हम सैन्य प्रशासन। क्या? सैन्य प्रशासन। तो आज की जो कहानी है वो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे हम। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में क्या देखेंगे? उसके स्वरूप को देखेंगे, राजा देखेंगे, सभा समिति विदत, जो वहाँ की कबीलाई संस्थाएं थी जिनका राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। फिर प्रशासनिक इकाई की बात करेंगे, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, उसके बाद न्याय प्रशासन और उसके बाद सैन्य प्रशासन की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम इन चीजों की जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या रहेगा? तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा स्वरूप के विषय में। किसके विषय में? स्वरूप। ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन अगर स्वरूप की बात करें हम, ऋग्वैदिक कालीन स्वरूप की बात करें तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम गण या गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम हमें गण या गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम गण या गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। और इस गण या गणतंत्र का प्रमुख कौन होता था? तो गणपति या ज्येष्ठक। कौन? गणपति या ज्येष्ठक। तो गणपति या ज्येष्ठक इस गण या गणतंत्र का प्रमुख होता था। ठीक है। तो गणपति या ज्येष्ठक इस गण या गणतंत्र का प्रमुख होता था। इसके बाद देखें जो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक
व्यवस्था मुख्यतः राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो मुख्यतः राजतंत्रात्मक थी। अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होता है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो है क्या होता है कि जैसे वंशानुगत परंपरा देखने को मिलेगी इसमें, तो राजा के बाद में उसका पुत्र गद्दी पे बैठेगा, उसके बाद में जो है फिर कौन गद्दी पर बैठेगा? उसका पुत्र बैठेगा, उसके बाद उसका पुत्र बैठेगा। तो इस प्रकार से जो है परंपरा चलती रहती है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो है जो प्रशासन का प्रमुख होता है वो राजा होता है। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो राजा होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में किसमें, अब बात करेंगे राजा की। तो ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है वो मुख्यतः राजतंत्रात्मक थी। इसके बाद किसकी बात करेंगे हम? राजा की बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा? राजा। राजा क्या? राजा। तो जो ऋग्वैदिक कालीन राजा है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रमुख कौन है? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रमुख राजा होता था। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। और राजा का राज्याभिषेक होता था। और राजा का क्या होता था? राजा का राज्याभिषेक होता था। राज्याभिषेक। ठीक है, तो राजा का राज्याभिषेक होता था। ठीक है, क्या होता था? राजा का राज्याभिषेक होता था। तो इस प्रकार से जो राज्याभिषेक का सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, तो राज्याभिषेक का सर्वप्रथम उल्लेख, राज्याभिषेक का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, तो राजा के विषय में देख रहे थे हम कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रमुख है वो राजा होता है। और राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय ऋग्वैदिक काल में। तो इस प्रकार से राज्याभिषेक का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि राजा के कुछ कर्तव्य होते थे। राजा के कुछ कर्तव्य होते थे या राजा के कुछ कार्य होते थे। कब? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो राजा के कार्यों के बारे में देखेंगे। राजा के कार्य, राजा के कार्य या राजा के कर्तव्यों के विषय में। कर्तव्य। ठीक है, तो राजा के कार्य या कर्तव्य क्या होते थे? तो एक तो युद्ध का नेतृत्व करना। एक क्या होता था? एक होता था युद्ध का नेतृत्व करना। युद्ध का नेतृत्व करना। ठीक है, और दूसरा होता था जो कबीलाई लोग थे या कबीले की रक्षा करना। क्या? कबीले की रक्षा करना। ठीक है, तो राजा के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते थे ऋग्वैदिक काल में? एक होता था कि युद्ध का नेतृत्व करना। ठीक है, एक क्या होता था? युद्ध का नेतृत्व करना। तो राजा ऋग्वैदिक काल में युद्ध का नेतृत्व करता था। दूसरा था कि वो अपने कबीले की रक्षा करता था। वह अपने कबीले की रक्षा करता था। तो इस प्रकार से राजा के दो कर्तव्य ऋग्वैदिक काल में, एक युद्ध का नेतृत्व करना और दूसरा कबीले की रक्षा करना। ठीक है, इसके बाद जो देखें कि राजा का जो पद है वो क्या, किस प्रकार का होता था? तो राजा का जो पद है वो वंशानुगत होता था। ठीक है, क्या होता था? वंशानुगत। तो राजा का जो पद है, राजा का पद, राजा का पद
वंशानुगत होता था। कैसा होता था? वंशानुगत। ठीक है, तो राजा का पद है वो वंशानुगत होता था। कैसा होता था? वंशानुगत। तो राजा का पद वंशानुगत, वंशानुगत व्यवस्था में आप जानते ही होंगे कि बाप के बाद में बेटा बैठेगा, उसके बाद में उसका बेटा बैठेगा, उसके बाद में उसका बेटा बैठेगा। तो इस प्रकार से जो है वंश परंपरा चली आती है। तो राजा का पद ऋग्वैदिक काल में जो है वंशानुगत होता था। राजा का पद ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का होता था? वंशानुगत होता था। अब इसके बाद में देखें कि राजा की कुछ अधिकार और शक्तियों के बारे में देखें। अब पद देख लिया अपन ने, अब उसके अधिकार और शक्तियों के विषय में देखें। अधिकार और शक्तियां किसकी? राजा की। तो राजा की अधिकार और शक्तियां, राजा के अधिकार और शक्तियां। ठीक है, तो राजा के अधिकार और शक्तियों के बारे में देखें तो राजा के अधिकार और शक्तियां कैसी थीं? तो सीमित थीं। कैसी थीं? सीमित थीं। तो राजा के अधिकार और शक्तियां कैसी थीं? सीमित थी। तो राजा के अधिकार और शक्तियां कैसी थी? तो सीमित थी। राजा अपने कबीले से अलग उसकी कोई पहचान नहीं थी। तो राजा, जो राजा की पहचान है वो अपने कबीले से अलग नहीं होती थी। राजा की पहचान, राजा की पहचान, राजा की पहचान अपने कबीले से पृथक नहीं होती थी। पृथक नहीं होती थी। ठीक है, तो राजा की अपनी कोई पहचान नहीं थी, कबीले से अलग। ठीक है, और राजा के नाम को कबीले के साथ जोड़कर लिखा या लिया जाता था। तो राजा का नाम कबीले के साथ, कबीले के साथ जोड़ा जाता था। जोड़ा जाता था। जैसे कबीले के साथ कैसे जोड़ा जाता था? राजा का नाम कबीले के साथ कैसे जोड़ा जाता था? जैसे देखें हम, भरत कबीले का राजा, भरत कबीले का राजा, यदु कबीले का राजा, पुरु कबीले का राजा, ठीक है। तो राजा के अधिकार और शक्तियां कैसी थी ऋग्वैदिक काल में? तो राजा के अधिकार और शक्तियां सीमित थी। राजा की पहचान है वो अपने कबीले से पृथक नहीं होती थी, और राजा का जो नाम है वो कबीले के साथ जोड़कर रखा जाता था। जैसे भरत कबीले का राजा, पुरु कबीले का राजा, यदु कबीले का राजा। ठीक है, इसके बाद देखें कि ऋग्वेद में, इसके बाद क्या देखेंगे कि ऋग्वेद में राष्ट्र जैसी कोई संकल्पना नहीं थी। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में राष्ट्र जैसी कोई संकल्पना नहीं थी। संकल्पना नहीं थी। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है राष्ट्र जैसी कोई संकल्पना नहीं थी। तो फिर राजा का, तो राजा के पद का देवीकरण भी नहीं हुआ था। तो राजा, तो राजा के पद का, राजा के पद का देवीय करण नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, तो राजा के पद का भी जो है देवीकरण नहीं हुआ था। तो ऋग्वेद में राष्ट्र जैसी संकल्पना नहीं है। ऋग्वेद में राष्ट्र जैसी संकल्पना नहीं है, और राजा के पद का भी देवीकरण नहीं हुआ है। इसके बाद में देखें कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा है वो निरंकुश नहीं है। ऋग्वैदिक काल में जो राजा है वो कैसा नहीं है? निरंकुश नहीं है। ऋग्वैदिक काल में राजा निरंकुश नहीं है। कैसा नहीं है? निरंकुश नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में राजा है वो निरंकुश नहीं है।
तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा है वो निरंकुश नहीं है, तो फिर कैसा होता था, वो प्रजा हितैषी होता था। तो राजा प्रजा हितैषी होता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा है, राजा प्रजा हितैषी होता था, प्रजा हितैषी होता था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा है वो प्रजा हितैषी होता था। तो कैसा होता था, प्रजा हितैषी। ठीक है, तो ऋग्वेद में राष्ट्र जैसी कोई संकल्पना नहीं है, ऋग्वेद में राष्ट्र जैसी कोई संकल्पना नहीं है। राजा के पद का जो है देवीकरण नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में जो राजा है वो निरंकुश नहीं है। ठीक है, निरंकुश नहीं है, तो फिर राजा है वो राजा प्रजा हितैषी होता था। ठीक है, राजा प्रजा हितैषी होता था। और राजा प्रजा हितैषी किस प्रकार से होता था, जैसे हम देखें कि राजा प्रजा हितैषी कैसे होता था, तो पहले पॉइंट में देखें हम राजा प्रजा हितैषी कैसे है। तो ऋग्वैदिक काल में जो है कोई नियमित कर नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित कर नहीं, नियमित कर नहीं। ठीक है, नियमित कर नहीं, तो नियमित कर नहीं है। हालांकि ऋग्वेद में जो है बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, तो बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है, बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है, किंतु ये बलि नामक जो कर है वो एक स्वैच्छिक कर है, किंतु यह एक स्वैच्छिक कर होता था, स्वैच्छिक। ठीक है, स्वैच्छिक कर होता था। आपकी इच्छा है तो कर दो, नहीं तो मत दो। स्वेच्छा यही तो होती है, देना है तो दे, नहीं तो मत दो। तो ऋग्वैदिक काल में जो है कोई नियमित कर की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि ऋग्वेद में जो है बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है, किंतु यह एक स्वैच्छिक कर था। तो बलि है वो बलि एक स्वैच्छिक कर है, तो बलि का उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, लेकिन बलि एक स्वैच्छिक कर है। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको जो है कर देना है या नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद में देखें कि ऋग्वेद में स्थायी सेना का गठन नहीं हुआ था। ऋग्वेद में स्थायी सेना का गठन नहीं हुआ, स्थायी सेना, तो स्थायी सेना का अभाव था, स्थायी सेना का अभाव है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो है स्थायी सेना का अभाव है। ऋग्वैदिक काल में क्या है, तो ऋग्वैदिक काल में जो है स्थायी सेना का अभाव है। राजा की शक्तियों पर जो है अंकुश लगाने के लिए, राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कबीलाई संस्थाएं थी, कुछ कबीलाई संस्थाएं थी, कबीलाई कुछ कबीलाई संस्थाएं थी, जैसे सभा समिति, ठीक है, और विदत, सभा समिति और विदत। ठीक है, सभा समिति और विदत। तो ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित कर की व्यवस्था नहीं थी। तो ऋग्वैदिक काल में जो है कर की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। हालांकि ऋग्वेद में जो है बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो बलि है वो एक कर के रूप में है, लेकिन वो स्वेच्छा कर है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। स्थायी सेना का अभाव है। दूसरे पॉइंट में क्या है, स्थायी सेना का अभाव है। तीसरा देखें कि ऋग्वेद में जो राजा की शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए जो है कबीलाई संस्थाएं होती थी, जैसे सभा समिति और विदत। ठीक है, अब सभा क्या करती थी और सभा के बारे में जाने। ठीक है, कौन सी सभा, तो अगला पॉइंट किसके बारे में,
सभा के बारे में। तो सभा, तो जो सभा होती थी वो श्रेष्ठ कुलीन, वृद्ध या वरिष्ठ लोगों की संस्था थी। वरिष्ठ लोगों की संस्थाएं, ठीक है, तो संस्था थी। तो ऋग्वैदिक काल में जो सभा थी वो श्रेष्ठ कुलीन, वृद्ध, वरिष्ठ लोगों की जो है संस्था थी। तो सभा में कौन भाग लेते थे? तो सभा में श्रेष्ठ है, कुलीन है, वृद्ध है या वरिष्ठ लोग जो है भाग लेते थे, ठीक है, किसमें? सभा में। अब वो सभा का जो अध्यक्ष होता था, सभा का अध्यक्ष, तो सभा के अध्यक्ष को जो है क्या कहा जाता था? तो सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। सभापति। सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था। सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो सभा के सदस्यों को सभ्य कहा जाता था। क्या? सभ्य, ठीक है। तो सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभ्य कहा जाता था। और सभा के कार्यों की बात करें अगर, सभा के कार्य क्या थे, ठीक है, तो सभा के दो कार्य देखें हम कौन कौन से हैं। एक तो महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को सलाह देना। महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को सलाह देना। राजा को सलाह देना एक काम क्या है इसका, सभा का, कि महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को सलाह देती थी सभा। दूसरे कार्य के अंतर्गत देखें इसका दूसरा कार्य क्या था, तो दूसरा कार्य इसका सभा का क्या था? दूसरा कार्य इसका, ये जो सभा थी वो न्याय का कार्य भी करती थी। तो सभा न्याय का कार्य भी करती थी, तो न्याय का कार्य भी जो है सभा करती थी। तो सभा का काम एक क्या है? न्याय करना भी है, ठीक है। इसके बाद देखें हम कि जो सभा है वो सभा की तुलना किसकी? सभा की तुलना है वो आधुनिक मंत्री परिषद या राज्यसभा से कर सकते हैं। सभा की तुलना आधुनिक मंत्री परिषद तो आधुनिक मंत्री परिषद या राज्यसभा से कर सकते हैं, या राज्यसभा से कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो सभा की तुलना आधुनिक मंत्री परिषद तथा राज्यसभा से कर सकते हैं, क्योंकि हम राज्यसभा में देखते हैं कि राज्यसभा में किन लोगों को बैठाया जाता है? जो वरिष्ठ लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों को तो राज्यसभा में जो है बैठाया जाता है। तो इसी प्रकार से सभा में श्रेष्ठ कुलीन या वृद्ध या वरिष्ठ लोगों की जो है संस्था होती थी। इसमें जो है श्रेष्ठ कुलीन, वृद्ध या वरिष्ठ लोग भाग लेते थे, ठीक है। सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था और सभा के सदस्य को सभ्य कहा जाता था, ठीक है। सभा के कार्य देखें हम, तो सभा का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो राजा को सलाह देना है। तो राजा को महत्वपूर्ण विषयों पर जो है सलाह देना है, राजा को सलाह देना इसका कार्य है। और सभा जो है न्याय का कार्य भी करती थी। सभा न्याय का कार्य भी करती थी। और सभा की तुलना है वो आधुनिक मंत्री परिषद या राज्यसभा से कर सकते हैं। सभा की तुलना किससे कर सकते हैं? सभा की तुलना आधुनिक मंत्री परिषद या राज्यसभा से कर सकते हैं। इसके बाद अगला है सभा के बाद में समिति। सभा के बाद में क्या पढ़ेंगे? समिति। तो सभा के बाद में है समिति, ठीक है। सभा के बाद में क्या है? तो सभा के बाद में समिति। समिति सामान्य लोगों की संस्थाएं हुआ करती थी। समिति है वो सामान्य लोगों की संस्था थी। कैसे लोगों की? सामान्य लोगों की संस्था थी। सामान्य लोगों की संस्था थी। तो समिति सामान्य लोगों की संस्था थी, या जो है आम जनता की जो है संस्था हुआ करती थी, या समिति में जो है आम जनता भाग लिया करती थी, ठीक है। तो समिति सामान्य लोगों की जो है
संस्था थी। क्या? समिति। अब इसके आगे बात करें समिति में क्या और था कि जो समिति में जो है अध्यक्ष होता था, समिति का अध्यक्ष, उसे ईशान या पति कहा जाता था। ईशान या पति। तो समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? समिति के जो अध्यक्ष है उसे ईशान या पति कहा जाता था। ईशान, ठीक है, कि क्या कहा जाता था? ईशान या पति, या पति। तो ईशान या पति जो है समिति के अध्यक्ष को कहा जाता था। और यद्यपि राजा का जो पद है वो वंशानुगत होता था, किंतु राजा का जो निर्वाचन है वो समिति के सदस्यों लोगों द्वारा ही हुआ करता था। ठीक है, तो यद्यपि जो है राजा का पद वंशानुगत होता था, अभी मैंने बताया था ना कि राजा का जो पद है वो वंशानुगत होता था। ठीक है, वंशानुगत माने राजा के बाद में उसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद में फिर उसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा, ये वंशानुगत परंपरा होती है। ठीक है, तो यद्यपि जो है, यद्यपि राजा का पद वंशानुगत होता था, राजा का पद वंशानुगत होता था, वंशानुगत होता था। ठीक है, तो राजा का पद है वो वंशानुगत होता था। राजा का पद कैसा होता था? वंशानुगत होता था, किंतु समिति के सदस्यों द्वारा जो है राजा का निर्वाचन किया जाता था। किंतु समिति के सदस्यों द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। राजा का निर्वाचन किया जाता था। ठीक है, तो समिति में क्या बताया कि समिति है वो सामान्य लोगों की संस्था है। समिति सामान्य लोगों की संस्था है। ठीक है, समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है या पति कहा जाता था। ठीक है, यद्यपि जो राजा है वो राजा का पद है वो वंशानुगत होता था। राजा का पद कैसा होता था? वंशानुगत होता था, फिर भी समिति के सदस्यों द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। तो समिति का एक प्रमुख कार्य क्या है? समिति का एक प्रमुख कार्य है कि राजा का निर्वाचन। समिति जो है राजा का निर्वाचन करती थी। समिति क्या करती थी? समिति जो है राजा का निर्वाचन करती थी। अब जो समिति की तुलना है, उस समिति की तुलना हम आधुनिक लोकसभा से कर सकते हैं। समिति की तुलना किससे कर सकते हैं? समिति की तुलना जो है, समिति की तुलना आधुनिक लोकसभा से कर सकते हैं। आधुनिक लोकसभा, तो समिति की तुलना है वो आधुनिक लोकसभा से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोकसभा में देखते हैं, लोकसभा का काम क्या है? लोकसभा का काम है अपने जो है देश के प्रमुख को चुनना, देश के प्रमुख को चुनना। आज जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो आम जनता के द्वारा, लोकसभा का चुनाव होता है, इसमें जो वोट डाले जाते हैं, डायरेक्ट जो है चुनाव होता है। इसी प्रकार से समिति के सदस्यों द्वारा राजा का निर्वाचन होता था। ठीक है, इसी प्रकार से जो है समिति के सदस्यों का निर्वाचन जो है किसके द्वारा होता था? राजा के द्वारा होता था। और एक चीज और याद रखना इसमें, सभा और समिति का प्रमुख कार्य एक और है, दोनों का ही, सभा और समिति। सभा और समिति, सभा और समिति राजा को सलाह देती थी, राजा को सलाह देती थी। तो सभा और समिति राजा को सलाह देती थी। ठीक है, तो सभा और समिति है वो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। और सभा समिति में जो है, समिति जो हुआ करती थी, समिति में भाग लेने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। तो महिलाओं को समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, किसको अधिकार नहीं था समिति में भाग लेने का? तो महिलाओं को समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो समिति में महिलाओं को भाग लेने का जो है अधिकार नहीं था। तो इससे सीधा सा पता चल रहा है हमें
कि महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार नहीं थे। इससे क्या पता चल रहा है कि महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं थे, राजनीतिक अधिकार नहीं थे। आज हम राजनीतिक अधिकार में देखते हैं तो क्या होता है राजनीतिक अधिकार में? राजनीतिक अधिकार में आज हम जो है चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी पद पर जो है खड़े हो सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखें वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो समिति का काम क्या था? समिति का काम था कि राजा का निर्वाचन करना, राजा का निर्वाचन करना। अब महिलाओं को जो है समिति में भाग लेने का अधिकार ही नहीं है, तो वो राजा को किस प्रकार से चुनेंगे? तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं है, महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है ऋग्वैदिक काल में? महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि महिलाएं समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं होना है, भाग नहीं ले सकती थी समिति में महिलाएं, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो फिर महिलाओं को भाग लेने का अधिकार कुछ संस्थाओं में है, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। महिलाओं को जो भाग लेने का अधिकार है वो सभा और विदत में है। किसमें? महिलाओं को समिति में नहीं है, महिलाओं को भाग लेने का अधिकार किसमें नहीं है? समिति में। तो महिलाओं को भाग लेने का अधिकार किसमें? महिलाओं को सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार है, सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार है। विदत में, सभा में भाग लेने का अधिकार है और विदत में भाग लेने का अधिकार है, का अधिकार है, ठीक है। अब बात करेंगे हम विदत की कि विदत क्या है, ठीक है। विदत क्या है? तो विदत के बारे में देखें, विदत क्या है? विदत तो जो विदत है वो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? विदत, या आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, ठीक है। तो विदत है वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, सबसे प्राचीन संस्था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या है? तो आर्यों की जो है सबसे प्राचीन संस्था हुआ करती थी विदत। और विदत जो है, विदत सैनिक और धार्मिक कार्यों से संबंधित हुआ करती थी। विदत सैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित, धार्मिक कार्यों से संबंधित होती थी, ठीक है। तो विदत धार्मिक तथा सैनिक कार्यों से जो है संबंधित होती थी, ठीक है। कौन? विदत। अब हम बात करें कि जो अब हमने देखा ऋग्वैदिक काल में कुछ कबीलाई संस्थाएं हैं जो राजा पर अंकुश लगाने का कार्य करती हैं, जिनमें हमने सभा को पढ़ा, समिति को पढ़ा और विदत को पढ़ा। किन किन को? ऋग्वेद में हमने किन किन को पढ़ा? ऋग्वेद में जो है सभा, क्या था? सभा, समिति, विदत, ठीक है। और एक और चीज का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, गढ़। हालांकि ऋग्वेद में जो गढ़ है वो गढ़ की चर्चा बहुत ही कम की गई है, तो गढ़ की इतनी चर्चा नहीं मिलती है। तो ऋग्वेद में जो सभा का उल्लेख है, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 8 बार किया गया है। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो समिति का उल्लेख ऋग्वेद में जो है 9 बार किया गया है। वहीं विदत का उल्लेख कितनी बार किया है? तो विदत का उल्लेख 122 बार मिलता है। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो 122 बार। वहीं गढ़ का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? तो 46 बार जो है गढ़ का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो विदत के बारे में देख रहे थे, तो विदत है वो ऋग्वैदिक कालीन जो है या आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। यह जो संस्था है विदत, वो सैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित हुआ करती थी, ठीक है। और ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत नामक जो है कबीलाई संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जो राजा
की शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम करती थी। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में हमें 8 बार मिलता है, समिति का उल्लेख हमें 9 बार मिलता है, विदत का उल्लेख हमें 122 बार मिलता है, और गढ़ का उल्लेख जो है एक 46 बार मिलता है। गढ़ का उल्लेख कितनी बार मिलता है हमें? 46 बार। इसके बाद देखें हम, इसके बाद में है ऋग्वेदिक कालीन जो प्रशासनिक इकाई। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा? प्रशासनिक इकाई। क्या रहेगा? प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई। तो ऋग्वैदिक कालीन जो प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी क्या? जन। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन हुआ करती थी? जन। और जन का विभाजन किस में हुआ करता था? तो जन का विभाजन विश्व में। जन का विभाजन किस में? विश्व में। और विश्व का विभाजन किस में हुआ करता था? ग्राम में। और ग्राम का विभाजन किस में हुआ करता था? गृह या कुल में। गृह या कुल में। तो जन है, जन वो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है। जन क्या है? जन ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है। प्रशासनिक ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। तो ऋग्वैदिक कालीन सब प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई है वो जन है। जन का विभाजन विश्व में हुआ करता था, विश्व का विभाजन ग्राम में, और ग्राम का विभाजन जो है गृह या कुल में हुआ करता था। अब जो गृह या कुल है, गृह या कुल है वो ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। तो ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की, ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गृह या कुल। हालांकि ऋग्वेद में जो है कुल की जगह है ज्यादातर गृह शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जो है कुल की जगह किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में ज्यादातर, ज्यादातर कुल की जगह है, कुल की जगह है, कुल की जगह है। तो ऋग्वेद में ज्यादातर कुल की जगह है गृह शब्द का उल्लेख मिलता है। गृह शब्द का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है गृह शब्द का उल्लेख ज्यादातर मिलता है। अब ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में जो जन का उल्लेख है वो 175 बार मिलता है। तो ऋग्वेद में वो 275 बार, सॉरी, ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 275 बार। वहीं विष का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? तो विष का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है 170 बार। विष का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ऋग्वेद में विष का उल्लेख मिलता है 170 बार। वहीं जो है ग्राम, वहीं किसे देखें? ग्राम। तो ग्राम का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ग्राम का उल्लेख मिलता है 13 बार। ठीक है, तो ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार मिलता है, विष का उल्लेख 170 बार मिलता है, और वहीं ग्राम का उल्लेख है वो 13 बार मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है जन। जन जन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? अब ये देखो, जन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो जन के प्रमुख को जनस्य गोपा, जनस्य गोपा, जनस्य गोपा, या यही राजा हुआ करता था, जनस्य गोपा। जनस्य गोपा का मतलब क्या है? जो जन की गाय हुआ करती थी, तो जन की गायों की रक्षा करने वाला। जनस्य गोपा का अर्थ क्या होता है? जन की गायों की रक्षा करने वाला। तो जन का प्रमुख होता था जनस्य गोपा या राजा। विष का प्रमुख कौन होता था? विष। विष का प्रमुख होता था विषपति, विषपति। ठीक है, विष का प्रमुख कौन हुआ करता था? विषपति। वहीं ग्राम का प्रमुख कौन होता था? तो ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामीणी।
ग्राम का प्रमुख कौन होता था? तो ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामीणी। और जबकि गृह या कुल का प्रमुख कौन होता था? तो गृह या प्रमुख कुल का प्रमुख गृहपति या कुलप हुआ करता था। कुलप, ठीक है, गृहपति या कुलप हुआ करता था। और मौर्य जो ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन है, और प्रशासन का प्रमुख तो राजा ही हुआ करता था। तो ऋग्वैदिक कालीन जो प्रशासन का प्रमुख है, प्रशासन का प्रमुख, प्रशासन का प्रमुख, तो प्रशासन का प्रमुख कौन हुआ करता था? वो राजा हुआ करता था, ठीक है। तो प्रशासन का प्रमुख कौन हुआ करता था? तो प्रशासन का प्रमुख जो है राजा हुआ करता था। इसके बाद हम देखेंगे प्रशासनिक इकाई। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी, ऋग्वैदिक कालीन जो है प्रशासनिक अधिकारी, ठीक। या ये प्रशासनिक अधिकारी हम जो है उसमें रखेंगे प्रशासन के प्रमुख को, प्रशासन के प्रमुख को किस में रखेंगे? प्रशासनिक अधिकारी में रख लेंगे, ठीक है। तो प्रशासन के प्रमुख को किस में रखेंगे? प्रशासनिक अधिकारी में। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा इसमें? प्रशासनिक अधिकारी क्या रहेगा? अगला पॉइंट 7वां पॉइंट ले लें। 7वां पॉइंट रहेगा प्रशासनिक अधिकारी। तो ऋग्वैदिक कालीन जो है प्रशासनिक अधिकारी के बारे में देखेंगे। प्रशासनिक अधिकारी तो कौन कौन जो है उस समय जो है अधिकारी हुआ करते थे? तो प्रशासन का प्रमुख है वो तो राजा ही हुआ करता था। प्रशासन का प्रमुख कौन? प्रशासन का प्रमुख कौन? प्रशासन, प्रशासन का प्रमुख, प्रमुख राजा हुआ करता था, ठीक है। और राजा की सहायता के लिए अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, ठीक है। तो राजा की सहायता के लिए ऋग्वैदिक काल में जो है अन्य महत्वपूर्ण जो है अधिकारी हुआ करते थे, जैसे पुरोहित। जैसे कौन कौन? पुरोहित, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित। और पुरोहित का कार्य क्या रहता था? पुरोहित का कार्य था कि राजा को परामर्श देना, राजा को सलाह देना। तो पुरोहित का मुख्य कार्य परामर्श, राजा को परामर्श देना था। तो इसका कार्य क्या था? पुरोहित, पुरोहित कौन था? तो राजा को सलाह देता था, जी परामर्श देता था, राजा को सलाह देता था, ठीक है। तो पुरोहित जो है राजा को सलाह देता था। इसके बाद जो बात करें अगले की, हम जो है सेनानी, अगला महत्वपूर्ण अधिकारी है सेनानी ऋग्वेद में, ठीक है। तो सेनानी वो सेना का प्रमुख होता था, सेना का प्रमुख, सेना का प्रमुख। सेनानी कौन हुआ करता था? सेनानी जो है सेना का प्रमुख हुआ करता था। इसके बाद हम विस्पति की बात करें, किसकी? विस्पति, विस्पति। तो विस्पति जो है विष का प्रमुख हुआ करता था। विस्पति जो है विष का प्रमुख, विस्पति किसका प्रमुख हुआ करता था? विस्पति जो है विष का प्रमुख हुआ करता था। इसके बाद हम देखें ग्रामीणी की बात करें, क्योंकि विष का विभाजन किस में था? ग्राम में। और ग्राम का प्रमुख कौन हुआ करता था? ग्रामीणी। तो ग्रामीणी, अगला प्रमुख अधिकारी कौन है? ग्रामीणी। और ग्रामीणी जो हुआ करता था वो ग्राम का प्रमुख हुआ करता था, ग्राम का प्रमुख। तो ग्रामीणी कौन हुआ करता था? ग्राम का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। तो प्रशासन के अधिकारी के बारे में देख रहे थे ऋग्वैदिक कालीन। तो प्रशासन का प्रमुख कौन है? तो प्रशासन का प्रमुख राजा है, ठीक है। और राजा की सहायता के लिए ऋग्वैदिक काल में जो है अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित। पुरोहित क्या करता था? पुरोहित राजा को सलाह देने का कार्य करता था। सेनानी सेना का प्रमुख हुआ करता था। सेनानी के बाद विस्पति देखें तो विस्पति विष का प्रमुख हुआ करता था। और विष का विभाजन ग्राम में हुआ करता था, ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। और तो ग्रामीणी जो है ग्राम का प्रमुख होता है, ग्रामीणी जो है किसका प्रमुख होता है? ग्राम का प्रमुख होता है। इसके बाद हम देखें कुलपति या गृहपति या कुलप। तो हम देखें गृहपति, गृहपति। तो गृहपति है या कुलपति है वो गृह का प्रमुख हुआ करता था, गृह का प्रमुख, गृह का प्रमुख। गृहपति किसका प्रमुख हुआ करता था? गृहपति जो है गृह का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। अगला देखें हम, अगला क्या है? ब्राजपति, ब्राजपति। तो ब्राजपति कौन हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में? ब्राजपति चारागाह का प्रमुख, चारागाह का
प्रमुख। तो चारागाह का प्रमुख, चारागाह तो जानते ही हो जहाँ जो है पशु जो है चरने के लिए जाते हैं, खुले मैदान में जो है चरने के लिए जाते हैं। तो ब्राजपति जो है चारागाह का प्रमुख हुआ करता था। ब्राजपति के बाद देखें स्पर्श, स्पर्श ब्राजपति के बाद स्पर्श जो है महत्वपूर्ण अधिकारी है। स्पर्श, स्पर्श जो है गुप्तचर हुआ करते थे। स्पर्श कौन थे? ये गुप्तचर थे, गुप्तचर। स्पर्श कौन थे? तो स्पर्श जो है गुप्तचर थे, ठीक है। स्पर्श के बाद देखें दूत, दूत कौन हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में? तो दूत संदेश वाहक होते थे, ये संदेश देने का कार्य करते थे। दूत जो है संदेश वाहक हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद देखें हम दूत के बाद में क्या है? पुरप। दूत के बाद में क्या है? पुरप। पुरप दुर्ग का अधिकारी हुआ करता था या दुर्ग का प्रमुख। तो दुर्ग का प्रमुख कौन हुआ करता था? पुरप, दुर्ग का प्रमुख। तो दुर्ग का प्रमुख कौन हुआ करता था? तो दुर्ग का प्रमुख पुरप हुआ करता था। इसके बाद हम बात करें सूत की, इसकी सूत, सूत कौन हुआ करते थे? सूत, सूत ये रथकार हुआ करते थे, रथकार हुआ करते थे। इसके बाद में एक चीज और रह गई कि उपस्थिति और इव्य, उपस्थिति और इव्य वो राजा के व्यक्तिगत सेवक हुआ करते थे, ठीक है। उपस्थिति और इव्य कौन? अगला लिखें हम उपस्थिति और इव्य। उपस्थि, उपस्थि कौन? उपस्थि और इव्य। तो उपस्थि और इव्य जो है राजा के व्यक्तिगत सेवक हुआ करते थे, राजा के ये व्यक्तिगत सेवक है, व्यक्तिगत सेवक। तो उपस्थि और इव्य राजा के व्यक्तिगत सेवक है। उपस्थि और इव्य जो है राजा के व्यक्तिगत सेवक थे। तो प्रशासनिक अधिकारी देख रहे थे हम। तो प्रशासन का प्रमुख राजा हुआ करता था। राजा की सहायता के लिए जो अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे जैसे पुरोहित, तो पुरोहित है वो राजा को सलाह देने का कार्य करता था। वही सेनानी जो है सेना का प्रमुख हुआ करता था। विषपति जो है विष का प्रमुख हुआ करता था। ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख हुआ करता था। और गृहपति जो है गृह का प्रमुख हुआ करता था। ब्राजपति जो है चारागाह का प्रमुख हुआ करता था। स्पर्श कौन हुआ करते थे? तो गुप्तचर। दूत संदेश वाहक हुआ करते थे। पुरप दुर्ग का अधिकारी हुआ करता था। सूत जो रथकार हुआ करते थे। और उपस्थि और इव्य राजा के व्यक्तिगत सेवक हुआ करते थे। उपस्थि और इव्य राजा के व्यक्तिगत सेवक थे, ठीक है। उपस्थि और इव्य राजा के जो है व्यक्तिगत सेवक हुआ करते थे। इसके बाद में हम बात करें न्यायिक प्रशासन की। तो ऋग्वैदिक कालीन न्यायिक प्रशासन, इसके बाद में अगला पॉइंट क्या रहेगा? न्यायिक प्रशासन। इसके बाद में कौन सा रहेगा? 8वां पॉइंट कौन सा रहेगा अपना? न्यायिक प्रशासन। न्यायिक न्यायिक प्रशासन, ठीक है। अगला क्या रहेगा? न्यायिक प्रशासन। तो ऋग्वेद में जो है न्यायिक प्रशासन की जानकारी हमें बहुत ही कम मिलती है। तो विधि और न्यायिक, विधि या न्याय की जो है न्याय की जानकारी सबसे कम मिलती है, सबसे कम मिलती है, कम मिलती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है न्याय या विधि की जो जानकारी है वो हमें सबसे कम मिलती है। ऋग्वेद में न्याय या प्रशासन की जो जानकारी हमें वो सबसे कम मिलती है। हालांकि देखें हम ऋग्वेद में जो है अपराधियों के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद में अपराधियों को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में जो है अपराधियों को क्या कहा जाता था? तो अपराधियों को जीव ग्रव कहा जाता था। क्या? जीव ग्रव। तो ऋग्वेद में अपराधियों के लिए जीव ग्रव शब्द मिलता है। ऋग्वेद में अपराधियों के लिए कौन सा शब्द मिलता है? जीव ग्रव। वही जो है पुलिस के लिए क्या शब्द मिलता है? पुलिस। तो पुलिस के लिए एक शब्द मिलता है हमें उग्र।
तो ऋग्वेद में पुलिस के लिए उग्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में पुलिस के लिए उग्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ऋग्वेद में जो दंड का विधान है, ऋग्वेद में दंड का विधान, ऋग्वेद में दंड किस प्रकार का दिया जाता था? तो दंड का विधान क्या है? ऋग्वेद में दंड का विधान, ऋग्वेद में जो है दंड का विधान द्रव्य या जुर्माने के रूप में दिया जाता था। द्रव्य या जुर्माने के रूप में जो है दिया जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद में दंड का विधान क्या है? द्रव्य या जुर्माना है। वहीं उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या करने पर, उच्च श्रेणी के, इससे पहले एक और देखते हैं, इससे पहले जो है ऋग्वेद में सबसे बड़ा अपराध क्या है? ऋग्वेद में सबसे बड़ा अपराध किसे माना गया है? सबसे बड़ा अपराध, तो ऋग्वेद में सबसे बड़ा अपराध है पशु चोरी, मतलब गाय चोरी, गाय की चोरी करना, या पशु चोरी। ठीक है, तो पशु चोरी में क्या मुख्य रूप से गाय की चोरी करना। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे बड़ा अपराध माना है गाय की चोरी करना। तो क्योंकि ऋग्वेद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? उनकी गाय है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल की जो सबसे ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, मुख्य रूप से जो आधार है वो क्या है? पशुपालन है। और पशुपालन में जो मुख्य रूप से जो है गाय पालते थे ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे बड़ा अपराध किसे माना गया है? ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा अपराध गाय की चोरी को माना गया है, या पशु चोरी को माना गया है। इसके बाद में देखें कि इसके बाद में हत्या है, सेंधमारी है, ये भी जो है अपराध माने गए हैं। तो उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या करने पर, उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या करने पर, उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या करने पर 100 गायों का दंड दिया जाता था। 100 गाय, उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या करने पर 100 गायों का दंड, 100 गायों का दंड दिया जाता था। और इसके लिए जो है शतदाय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 100 गाय के दंड के लिए जो है, इसके लिए शतदाय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए शतदाय 100 गाय का, 100 गाय कितनी? 100 गाय तो इसके लिए शतदाय शब्द का जो है का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में जो दंड विधान है वो द्रव्य किसके रूप में लिया जाता था? द्रव्य या जुर्माने के रूप में लिया जाता था। ऋग्वेद में जो सबसे बड़ा अपराध है वो गाय चोरी का है या पशु चोरी का है। उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या करने पर जो है 100 गायों का दंड दिया जाता था। इसके लिए शतदाय शब्द का प्रयोग मिला है। किसके लिए, किस शब्द का प्रयोग मिला है? शतदाय का। और शतदाय का अर्थ होता है उस जिस व्यक्ति ने जो है उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या की है, उसे जो है 100 गायों का दान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए जो है शतदाय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में हमें बदला लेने की प्रथा भी मिलती है। तो ऋग्वेद में वरदेय, तो ऋग्वेद में वरदेय, ऋग्वेद में जो है वरदेय, तो ऋग्वेद में वरदेय का मतलब होता है बदला लेने की प्रथा। बदला लेने की प्रथा प्रचलित थी। आज भी हम देखते हैं किसी ने जो है किसी को पीट दिया तो वो कहता है कि अब पीटा कैसे मुझे पीटा कैसे, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तो इसी प्रकार से ऋग्वेद में जो है वर दे या बदला लेने की प्रथा भी प्रचलित थी। इसके बाद बात करें ऋग्वेद में जो है सैन्य प्रशासन की, किसकी? सैन्य प्रशासन की। तो अगला पॉइंट क्या है? सैन्य प्रशासन। तो हालांकि ऋग्वेद में जो है सैन्य प्रशासन की कम ही जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में जो है सैन्य प्रशासन की कम जानकारी मिलती है, कम जानकारी जो है मिलती है, किसकी? सैन्य प्रशासन की। ठीक है, अब युद्ध का नेतृत्व तो राजा ही करता था। युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? युद्ध का नेतृत्व राजा करता था, राजा करता था। और सेना का प्रमुख कौन होता था? तो सेना का प्रमुख, सेना के प्रमुख को जो है, सेना के प्रमुख को सेनानी कहा जाता था या सेनापति कहा जाता था। ठीक है, तो सेनानी कौन था? तो सेना का प्रमुख हुआ करता था। इसके बाद में देखें हम कि ऋग्वेद में जो है स्थायी सेना का अभाव था। ऋग्वेद में जो है स्थायी सेना का अभाव है। ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में स्थायी सेना का अभाव है। तो स्थायी सेना का अभाव, तो ऋग्वेद में जो है स्थायी सेना का अभाव है। अब आप कहोगे कि ऋग्वेद में अगर स्थायी सेना का अभाव है तो युद्ध तो हुआ करते थे, तो युद्ध के लिए जो है क्या किया जाता था? नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी। तो युद्ध के लिए नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी। युद्ध के लिए किसकी व्यवस्था की जाती थी? तो युद्ध के लिए जो है नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी। युद्ध के लिए नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी। नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी, व्यवस्था की जाती थी, जिसे मिलिशिया कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? मिलिशिया, मिलिशिया। तो जिसे मिलिशिया कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन जो सैन्य प्रशासन है उसके बारे में देख रहे थे कि ऋग्वेद में जो है सैन्य प्रशासन की कम जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, युद्ध में सेना का जो नेतृत्व है वो राजा करता था। ठीक, सेना का प्रमुख होता था वो सेनानी हुआ करता था। जो ऋग्वेद में जो है स्थायी सेना का अभाव था, तो स्थायी सेना नहीं रखते थे। तो अगर स्थायी सेना नहीं रखते हैं तो युद्ध तो हुआ करते थे। तो युद्ध के लिए फिर जो है सेना की जरूरत पड़ती थी, तो वो सेना कहाँ से लाते थे? तो फिर वो नागरिक सेना की व्यवस्था करते थे। किसकी व्यवस्था करते थे? वो नागरिक सेना की व्यवस्था करते थे, जिसे मिलिशिया कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? जिसे मिलिशिया कहा गया है, मिलिशिया, जिसे मिलिशिया कहा गया है। ठीक है, तो इसके बाद एक बार हम रिवीजन देखते हैं। टॉपिक क्या था हमारा आज का? आज का टॉपिक था कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि चाहे आपसे ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पूछे, चाहे आपसे जो है सामाजिक जीवन पूछे, चाहे धार्मिक, चाहे आर्थिक, आपको जो है बिंदुओं के रूप में बांटकर उसे पढ़ना है, जिससे जो है पढ़ने में और याद रखने में जो है आसानी होगी। ठीक है, और एक चीज और बताई थी मैंने, जैसे ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन है। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट क्या याद रखना है कि ऋग्वेद से जानकारी मिलेगी इसमें ऋग्वैदिक कालीन में। वही जो है उत्तर वैदिक कालीन जो है राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे हम, आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। तो उसमें जो है उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं, जैसे ब्राह्मण, आर्यण्यक और उपनिषद हैं, उनसे जानकारी प्राप्त होगी और उन्हीं जानकारी के आधार पर हम उनका वर्णन करेंगे। ठीक है, यहाँ जो आधार रखेंगे हम वो ऋग्वेद रखेंगे और ऋग्वेद के आधार पर ही इस राजनीतिक जीवन की जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्वरूप की बात करें। स्वरूप के बाद में जो है राजा के बाद कुछ कबीलाई संस्थाएं थी, जो सभा, समिति और विदत, जो राजा पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। वहीं जो है ऋग्वैदिक कालीन में जो है राजनीतिक जीवन में प्रशासनिक इकाई देखेंगे, अधिकारी, न्यायिक प्रशासन और सैन्य प्रशासन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्वरूप के विषय में पढ़ा था कि ऋग्वेद में सर्वप्रथम गण या गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गण या गणतंत्र का उल्लेख मिलता है, और जिसका प्रमुख कौन होता था? तो गणपति या ज्येष्ठक। तो गण या गणतंत्र का प्रमुख कौन होता था?
गणपति या ज्येष्ठक। ठीक है, इसके बाद में देखा हमने कि ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है वो मुख्यतः राजतंत्रात्मक थी। वो कैसी? राजतंत्रात्मक थी। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो है प्रशासन का प्रमुख कौन हुआ करता था? वो राजा होता था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन जो है राज व्यवस्था कैसी थी? वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा प्रमुख होता था। अब हम पढ़ेंगे राजा के बारे में। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा जो है राज्य का जो है प्रमुख हुआ करता था। राजा का राज्याभिषेक होता था। ऋग्वेद में जो है राजा का राज्याभिषेक होता था। तो इस प्रकार से हमें राज्याभिषेक का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख जो है हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम राजा के कार्यों के बारे में देखें कि ऋग्वेद में राजा के कुछ कार्य भी थे। तो राजा के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक तो युद्ध का नेतृत्व करना। एक क्या है? एक है युद्ध का नेतृत्व करना, और दूसरा क्या है? कबीला के लोगों की रक्षा करना। जो अपना कबीला हुआ करता था उस राजा का, उस कबीले की रक्षा करना। तो एक युद्ध का नेतृत्व करना, दूसरा क्या है? कबीले की रक्षा करना। अब देखेंगे हम, क्या राजा का पद वंशानुगत था? तो हाँ, राजा का पद जो है वंशानुगत था। राजा के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता था, उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता। तो राजा का पद जो है वंशानुगत था। अब वंशानुगत है तो राजा के अधिकार और शक्तियां कैसी थी? तो राजा के जो अधिकार और शक्तियां थी वो सीमित थी। ठीक है, सीमित थी। राजा के अधिकार और शक्तियां कैसी थी? सीमित थी, क्योंकि राजा की पहचान है वो अपने कबीले से पृथक नहीं होती थी। राजा की पहचान जो है अपने कबीले से पृथक नहीं हुआ करती थी। राजा के नाम को कबीले के साथ जोड़कर लिया जाता था। जैसे भरत कबीला, पुरु कबीला, जैसे भरत कबीले का राजा, पुरु कबीले का राजा और यदु कबीले का राजा। ठीक है, अब हम देखें कि ऋग्वेद में राष्ट्र जैसी संकल्पना नहीं मिलती हमें। ऋग्वेद में किसकी संकल्पना नहीं मिलती है? तो राष्ट्र जैसी कोई संकल्पना नहीं मिलती है। तो राजा के पद का देवीकरण भी नहीं हुआ था। तो राजा के पद का जो है देवीकरण भी नहीं हुआ था। अब ऋग्वेद में राजा है वो निरंकुश नहीं है। ऋग्वेद में राजा निरंकुश नहीं है, बल्कि राजा किस प्रकार का है? तो राजा जो है प्रजा हितैषी हुआ करता था। राजा कैसा होता था? प्रजा हितैषी हुआ करता था। अब आप कहेंगे कि राजा प्रजा हितैषी किस प्रकार से होता था, कैसे हम मान ले? तो इसके लिए कुछ कारण दिए हुए हैं कि वो प्रजा हितैषी किस प्रकार से है। क्योंकि ऋग्वेद में जो है कोई नियमित कर नहीं लिया जाता था। हालांकि जो है ऋग्वेद में बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है, लेकिन बलि किस प्रकार का कर है? बलि स्वैच्छिक कर है। आपकी इच्छा है तो दो, वरना मत दो। तो बलि किस प्रकार का कर है? बलि एक जो है स्वेच्छाकारी कर है। दूसरा देखें तो ऋग्वेद में स्थायी सेना का अभाव है। किस प्रकार का अभाव है? स्थायी सेना का अभाव है। तीसरा देखें कि राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कबीलाई संस्थाएं हुआ करती थी। तो ऋग्वेद में राजा की जो शक्तियां और अधिकार हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कबीलाई संस्थाएं थी, जैसे सभा, समिति और विदत। ठीक है, आइए जानते हैं अब सभा, समिति और विदत के बारे में। तो सभा के बारे में देखें, सभा क्या है? तो सभा श्रेष्ठ, कुलीन, वृद्ध या वरिष्ठ लोगों की जो है संस्था थी। तो इसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे? वृद्ध हुए, वरिष्ठ लोग हुए, जो श्रेष्ठ लोग हैं, कुलीन लोग हैं, वो इसमें भाग लिया करते थे। अब सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था। और सभा के सदस्य को सभ्य कहा जाता था। तो जो सभा में सदस्य हुआ करते थे उनको सभ्य कहा जाता था। अब सभा के कार्य क्या हैं? तो सभा का जो कार्य है वो राजा को सलाह देना है। तो एक कार्य क्या है कि महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को सलाह देना। दूसरा कार्य क्या है? तो दूसरा कार्य है राजा जो मतलब न्याय करना भी है। जैसे कोई अपराध वगैरह कर देता है तो सभा जो है न्याय का कार्य भी करती थी। अब सभा की तुलना जो है आधुनिक मंत्री परिषद से की गई है, या जो है हम कहें आधुनिक मंत्री परिषद से की गई है, या हम कहें राज्यसभा से की गई है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि राज्यसभा में किस प्रकार के लोग जो है होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। इसी प्रकार से जो है ऋग्वैदिक काल में श्रेष्ठ, कुलीन, वृद्ध और वरिष्ठ लोग हुआ करते थे सभा में। तो इस प्रकार से जो है सभा की तुलना है वो आधुनिक मंत्री परिषद या राज्यसभा से कर सकते हैं। अगला टॉपिक है, अगला मतलब वो है बिंदु, वो समिति है। समिति क्या हुआ करती थी? तो समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। समिति कैसे लोगों की संस्था थी? सामान्य, ये आम जनता की जो है संस्था हुआ करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था,
या पति कहा जाता था। तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था या पति कहा जाता था। यद्यपि जो है राजा का पद वंशानुगत है, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद कैसा है, तो वंशानुगत होता था राजा का पद, किंतु समिति के सदस्यों द्वारा जो है राजा का निर्वाचन किया जाता था। तो समिति के सदस्यों द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। अब जो समिति के सदस्य हैं वो राजा का निर्वाचन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, इसकी तुलना जो है आधुनिक लोकसभा से कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा भी तो जो है राजा का निर्वाचन किया जाता है या प्रधानमंत्री का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। अगला है अगला देखें कि सभा और समिति जो है राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। जो समिति हुआ करती थी उसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक अधिकार नहीं थे, क्योंकि समिति के सदस्यों द्वारा ही तो राजा का चुनाव किया जाता है, ठीक। अब देखें कि तो फिर महिलाओं को कौन सी कबीलाई संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार था, तो सभा और विदत। तो महिलाओं को सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। इसके बाद विदत की बात करें तो विदत क्या था, तो विदत आर्यों की या ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। तो विदत क्या है, विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। यह सैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित हुआ करती थी। तो विदत सैनिक कार्यों को देखती थी और धार्मिक कार्यों को देखती थी, ठीक है। वहीं अब बात करें हम ऋग्वेद में जो है हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे सभा देखा, समिति देखी, विदत देखी। तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है। वहीं समिति का उल्लेख कितनी बार, तो 9 बार। विदत का उल्लेख 22 बार और गढ़ का उल्लेख, मतलब गढ़ के बारे में इतनी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन गढ़ का जो उल्लेख है वो 40 बार मिलता है, ठीक है। अब ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाई के बारे में देखा, तो ऋग्वैदिक कालीन जो प्रशासनिक इकाई है उसमें सबसे बड़ी इकाई है, तो ऋग्वैदिक कालीन जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है वो जन का विभाजन विश्व में हुआ करता था, विश्व का विभाजन ग्राम में और ग्राम का विभाजन गृह या कुल में हुआ करता था। अब जन का प्रमुख कौन होता था, तो जन का प्रमुख जनस्य गोपा हुआ करता था, और जनस्य गोपा का अर्थ होता है जन की गायों की रक्षा करने वाला। तो जन की गायों की रक्षा करने वाला जनस्य गोपा अर्थात जो है राजा। तो जन का प्रमुख कौन हुआ करता था, जन का प्रमुख राजा हुआ करता था। जन का विभाजन विश्व में हुआ करता था, विश्व का प्रमुख कौन होता था, विश्वपति। और विश्व का विभाजन ग्राम में हुआ करता था, ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामीणी। और ग्राम का विभाजन गृह या कुल में हुआ करता था, गृह या कुल के प्रमुख को गृहपति या कुलप कहा जाता था, कुलपति या कुलप कहा जाता था, ठीक है। वहीं जन के बारे में जो ऋग्वेद में चर्चा की गई है, तो ऋग्वेद में जन का उल्लेख मिलता है 275 बार, विश्व का उल्लेख मिलता है 170 बार और ग्राम का उल्लेख मिलता है 13 बार, ठीक है। अब ऋग्वेद में जो है गृह और कुल में देखें तो ऋग्वेद में जो है कुल की जगह ज्यादातर है गृह शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में कुल की जगह ज्यादातर जो है गृह शब्द का उल्लेख मिलता है, और कुल या गृह ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक की जो सबसे छोटी इकाई है। तो गृह या कुल है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रशासनिक अधिकारी के बारे में देखें तो ऋग्वैदिक काल में जो है प्रशासन का प्रमुख राजा ही हुआ करता था, ठीक है। हालांकि जो है राजा की सहायता के लिए अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित है, सेनानी है। कौन कौन होते थे, पुरोहित होते थे, सेनानी है, विस्पति है, ग्रामीणी है। तो पुरोहित जो है राजा को सलाह देता था। तो पुरोहित क्या करता था, पुरोहित का कार्य था राजा को सलाह देना। सेनानी जो सेना का प्रमुख हुआ करता था, सेनानी कौन हुआ करता था, सेना का प्रमुख हुआ करता था। विस्पति विश्व का प्रमुख हुआ करता था, ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद गृहपति है, गृहपति गृह का प्रमुख हुआ करता था। ब्राजपति चारागाह का प्रमुख हुआ करता था। स्पर्श स्पर्श कौन था, तो स्पर्श गुप्तचर हुआ करते थे। स्पर्श के बाद दूत कौन होते थे, तो दूत संदेश वाहक होते थे। पुरप कौन होते थे, तो पुरप दुर्ग का अधिकारी हुआ करता था या दुर्ग का प्रमुख हुआ करता था। पुरप 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 के बाद बात करें सूत कौन हुआ करता था, तो सूत रथकार हुआ करता था। उसके बाद उपस्थिति और एव्य, उपस्थिति और एव्य हैं वो राजा के व्यक्तिगत सेवक हुआ करते थे। उपस्थि और एव्य कौन हुआ करते थे, राजा के व्यक्तिगत सेवक हुआ करते थे। इसके बाद न्यायिक प्रशासन के बारे में देखें तो ऋग्वेद में न्याय प्रशासन की भी जानकारी इतनी ज्यादा नहीं मिलती है, फिर भी जो है देखें हम कि अपराधियों को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में, तो जीव ग्रव कहा जाता था। पुलिस को क्या कहा जाता था, तो पुलिस को उग्र कहा जाता था। मतलब ऋग्वेद में अपराधियों के लिए जीव ग्रव शब्द का उल्लेख किया गया है।
वहीं पुलिस के लिए उग्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसके बाद देखें कि ऋग्वेद में दंड विधान है वो द्रव्य या जुर्माने के रूप में लिया जाता था। ऋग्वेद में जो दंड विधान है वो किस रूप में दिया जाता था? द्रव्य या जुर्माने के रूप में दिया जाता था। अब ऋग्वेद में सबसे बड़ा अपराध क्या है? तो ऋग्वेद में सबसे बड़ा अपराध है पशु चोरी। ऋग्वेद में सबसे बड़ा अपराध कौन है? पशु चोरी। अब पशु चोरी कौन करते थे? तो अनार्य लोग जो है पशु चोरी करते थे। तो आर्यों की जो गाय हुआ करती थी उनकी चोरी कौन करते थे? तो अनार्य लोग करते थे। अब इसके पशु चोरी के अलावा जैसे सेंधमारी है, हत्या है, आदि भी अपराध जो लोगों के द्वारा किए जाते थे। तो उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या करने पर, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या कर दी, या उच्च श्रेणी के व्यक्ति ने उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या कर दी, तो जो है 100 गायों का दंड दिया जाता था, जिसके लिए सतदाय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 100 गायों का जो है दंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सतदाय, सतदाय। इसके बाद ऋग्वेद में जो है वर देय या बदला लेने की प्रथा भी प्रचलित थी। तो ऋग्वेद में जो है वर देय या बदला लेने की प्रथा भी प्रचलित थी। इसके बाद सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारी देखें तो सैन्य प्रशासन की भी जो है कम जानकारी मिलती है। और सेना का जो युद्ध में सेना का नेतृत्व है वो राजा करता था। ठीक है, सेना का प्रमुख सेनानी हुआ करता था। सेना का प्रमुख कौन होता था? सेनानी हुआ करता था। स्थायी सेना का अभाव था। ऋग्वेद में जो है स्थायी सेना का अभाव था। और जब स्थायी सेना का अभाव है तो ऋग्वेद में युद्ध तो होते थे, तो युद्ध के समय में जो है नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी। किसकी? नागरिक सेना की। और जिसे मिलिशिया शब्द नाम से संबोधित किया गया है। जिसे ऋग्वेद में किस शब्द नाम से संबोधित किया गया है? मिलिशिया। कौन सा शब्द है? मिलिशिया। तो युद्ध के समय जो है नागरिक सेना की व्यवस्था की जाती थी, जिसे मिलिशिया कहा जाता था। तो इस प्रकार से आज हमने जो है ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक जीवन है उसकी विस्तृत चर्चा कर ली है। आपको जो है समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है, आराम से देखें, उसे लिखें और याद करने की कोशिश करें। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।